वही नरेंद्र मोदी जो भारत की सारी चीजें लगातार बेचने का काम कर रहे हैं, वही नरेंद्र मोदी जो अडानी और अंबानी के इशारों पे काम करने का काम करें। इस प्रकार से बीएसएनएल जैसी बड़ी कंपनियां को डुबाकर और जियो जैसी प्राइवेट कंपनी को भारत में पूरा छा दिया जाता है, जिसमें अहम योगदान नरेंद्र मोदी जी का रहता है। जहां एक और किसानों का ऋण माफ नहीं किया जाता है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों की ऋण बिजनेसमैन का माफ कर दिया जाता है। अगर हम बात कर ले तो इनके रहते हुए बड़े बड़े लोग, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे बड़े बड़े फ्रॉड लोग भारत से चले जाते हैं करोड़ों के पैसे लूट कर, और ये उसको नहीं रोक पाते हैं। इनफैक्ट जो कहते हैं कि हम स्विस बैंक से पैसा लाएंगे, कई ऐसे लोग भारत से लेकर स्विस बैंक में पैसा चले जाते हैं। वैसे प्रधानमंत्री को बनाने वाले ये प्रशांत किशोर हैं। चंद पैसों के लिए भारत में दोहरी राजनीति लाने वाले ये प्रशांत किशोर है, जिसकी वजह से भारत आज महंगाई की मार झेल रही है, गरीबी की मार झेल रही है। उसको लाने वाले प्रशांत किशोर हैं। ये सही व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? स्वराज, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। प्रशांत किशोर की एक 3500 किलोमीटर की पूरे बिहार भर में व्यापक रूप से पदयात्रा। दरअसल हमारे देश में ऐसे भी नेता हैं जो 5 महीने में पूरे देश में यात्रा कर लेते हैं, लेकिन उसी तरह से एक और नेता है उनके सामने, और वो है प्रशांत किशोर, जो कहीं ना कहीं एक जिले में 15 से 20 दिन देते हैं। लेकिन उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे उससे पहले आप सभी का स्वागत है NBC 24 में। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं खुशबू रॉय जी। उनसे बात करेंगे कि सबसे पहले मैम, जिस तरीके से एक राजनीतिक विश्लेषक पूरे के पूरे उस तमाम जो आधारभूत संरचना होती है जिसमें विश्लेषण करते हैं, लोगों को सत्ता में लाते हैं, वहां से एक बड़ा पद छोड़ करके जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं, तमाम बिहार के जिलों में, एक जिलों में लगभग 15 से 20 दिन दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, बिहार का जो एक धुंधली जो राजनीति है बिहार की, उसको आने वाले समय में कहां तक स्पष्ट कर पाएंगे प्रशांत किशोर? कहीं तक स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहले आपने इंट्रो दिया कि सही लोग, किसे कह रहे हैं आप सही लोग? प्रशांत किशोर को? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा उनकी पोस्टर कह रही है। सही लोग, आपको लगता है कि प्रशांत किशोर एक सही लोग हैं? और अगर वाकई प्रशांत किशोर एक सही लोग है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने भारत से। भारत में 2014 में नरेंद्र मोदी को स्थापित करने में इनका अहम योगदान रहा था। बिल्कुल। बदले में ये पैसे भी चार्ज करते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। करोड़ों की डिमांड होती है इनकी, तब जाके ये हायर होते हैं एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में। और आज भारत की जो स्थिति है, अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो जनता कितनी त्रस्त है, महंगाई कितनी चरम सीमा पे है, और यहाँ के लोग कितने बेरोजगार हैं, ये आपसे और किसी से छुपा हुआ नहीं। खुशबू जी, हाल ही में प्रशांत किशोर एक बार चेन्नई गए थे, मुझे लगता है 1 महीना हुआ, तो उनका एक शो हुआ था और उस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि नरेंद्र मोदी वो नरेंद्र मोदी नहीं रहे जो 2014 के थे। अब नरेंद्र मोदी में जो बेनलोवेंसी होती है, यानी कहीं ना कहीं उदारवादिता की जो चीज छवि होती है, वो कम होती जा रही है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर का साफ कहना है कि वो नरेंद्र मोदी को इसलिए छोड़े क्योंकि नरेंद्र मोदी अब उस सोच के नहीं रहे। सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को क्यों सोचकर बनाया ही था? वही नरेंद्र मोदी जो भारत की सारी चीजें लगातार बेचने का काम कर रहे हैं, वही नरेंद्र मोदी जो अडानी और अंबानी के इशारों पे काम करने का काम करें। ये हम नहीं है, आम जनता कह रही है। जिस प्रकार से बीएसएनएल जैसी बड़ी कंपनियां को डुबाकर और जियो जैसी प्राइवेट कंपनी को भारत में पूरा छा दिया जाता है, जिसमें अहम योगदान नरेंद्र मोदी जी का रहता है। जहां एक और किसानों का ऋण माफ नहीं किया जाता है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों की ऋण बिजनेसमैन का माफ कर दिया जाता है। अगर हम बात कर ले तो इनके रहते हुए बड़े बड़े लोग, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे बड़े बड़े फ्रॉड लोग भारत से चले जाते हैं करोड़ों के पैसे लूट कर, और ये उसको नहीं रोक पाते हैं। इनफैक्ट जो कहते हैं कि हम स्विस बैंक से पैसा लाएंगे, कई ऐसे लोग भारत से लेकर स्विस बैंक में पैसा चले जाते हैं। वैसे प्रधानमंत्री को बनाने वाले ये प्रशांत किशोर हैं। चंद पैसों के लिए भारत में दोहरी राजनीति लाने वाले ये प्रशांत किशोर है, जिसकी वजह से भारत आज महंगाई की मार झेल रही है, गरीबी की मार झेल रही है। उसको लाने वाले प्रशांत किशोर हैं। ये सही व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? सिर्फ अपने फायदे के लिए। खुशबू जी, प्रशांत किशोर का कहना था कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सत्ता पर काबिज थे, 3 बार बतौर मुख्यमंत्री गुजरात में उन्होंने सेवा दी। आप गुजरात का ग्राफ देखिए, चाहे किसी भी चीज पर आप देख लें, आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे देख लें, पर कैपिटा इनकम पे देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे देख लें, फूड, फर्टिलाइजर, जिन भी तमाम मुद्दों पर जब आप जा करके देखेंगी तो गुजरात एक बहुआयामी तमाम जो लक्ष्य हैं उनको पार कर रहा है। सही कहा आपने। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी साजिश यही तो थी कि हम गुजरात को डेवलप करेंगे,
लोगों में अपनी विश्वसनीयता बनाएंगे और लोगों को लगेगा कि हमने जो गुजरात मॉडल दिया है हम भारत में वही करेंगे। और हुआ भी एकदम वैसा जैसा नरेंद्र मोदी चाहते थे। लोगों ने विश्वास भी किया, लेकिन जैसे ही ये सत्ता पे काबिज होते हैं, केंद्र सरकार में आते हैं और बहुमत से बीजेपी की सरकार भारत में बनती है, ये लूटना चालू कर देते हैं भारत को और भारत की जनता को। ठीक यही बात खुशबू राय जी प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो छवि पहले हुआ करती थी। ठीक है, चलिए हमने मान लिया कि थोड़ी देर के लिए कि वहां को देखते हुए प्रशांत किशोर ने उनको बनाया, मान लिया हमने। लेकिन उसके बाद भी बिहार की राजनीति में 2020 की अगर हम बात कर लें, जिसमें जेडीयू और बीजेपी एक साथ थी, तब भी प्रशांत किशोर उनका सहयोग किए थे और वहां पे राजनीतिक सलाहकार बने थे नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर। जब प्रशांत किशोर ये समझ चुके थे कि हम नरेंद्र मोदी को जिस चेहरे में देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी अब वो नहीं रहे, तो फिर बिहार की राजनीति में उनको लाने में अहम योगदान इन्होंने क्यों दिया, इसका जवाब देंगे आप? देखिए खुशबू जी, प्रशांत किशोर पहले राजनीतिक विश्लेषक थे। राजनीति में किसको कैसे चुनाव लड़ना चाहिए, किसकी क्या लहर चल रही है, इन तमाम चीजों के ऊपर उनकी पूरी एक टीम थी जो काम करती थी। प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनका अंतिम उद्देश्य जो था वो बिहार की राजनीति में एक सकारात्मक दृष्टिकोण देना था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ना ही प्रधानमंत्री मोदी इसमें कुछ कर पाते हैं, नीतीश कुमार जैसे, क्योंकि पहले वो जदयू में ही थे, तो नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाते हैं, लालू प्रसाद यादव जब से उन्होंने बिहार की राजनीति में एंट्री ली थी उस समय से अभी तक लालू प्रसाद की जो छवि है जंगल राज की कहीं ना कहीं कायम है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर पहले तमाम नेताओं को, जैसे जब उनकी आप साक्षात्कारों को तलाशेंगे तो तमाम साक्षात्कारों में साफ कहते हैं प्रशांत किशोर कि मुझे लगता था कि नेता के साथ मिलकर के हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मैंने पाया कि ये तमाम नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत मनसे के साथ सत्ता में है और इसको लेकर के अब वो जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं अपने तमाम टीम को तैयार कर रहे हैं। ऐसा आपको लगता है या फिर ऐसा ये जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं? असल में लगातार उन पार्टियों के साथ काम करने का सबसे बड़ा मोटिव था प्रशांत किशोर का पैसा कमाना। और आज प्रशांत किशोर, जिसको आप पीके कहते हैं, जो बिहार में पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो पैसा इतना कमा लिए हैं कि अब वो एक राजनीतिक पार्टी स्थापित करने के योग्य हो गए हैं। अब उनको लग रहा है कि जब हमारे पास इतने पैसे हैं, जब हमारे पास इतनी लोगों को जिताने की क्षमता है, तो क्यों हम दूसरे के पीछे अब अपना टाइम वेस्ट करें। तो अब ये चले हैं राजनीति करने प्रशांत किशोर, और इनको समझ में ये भी आ गया कि सबसे ज्यादा उनको लग रहा है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं की जनता मूर्ख है तो बिहार की। अब जरा एक बात बताइएगा, जो भारत जैसे देश में पूरे देश के प्रधानमंत्री को बनाने की अगर क्षमता वाकई रखते हो, तो इन्होंने बिहार का सिलेक्शन क्यों किया? बिहार से भी ज्यादा उन्नत बगल में उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश था। मैं आपको बताता हूँ, पहले तो प्रशांत किशोर बिहार के बेटे हैं। हाँ। उनका जो मैंने आपको बताया भी, जब उनके साक्षात्कारों को आप देखेंगे ध्यान से, तो उसमें हर जगह उनका यही उद्देश्य रहा कि बिहार में परिवर्तन कैसे किया जा सके। क्योंकि आप इस चीज को भी देखिएगा, नीतीश कुमार पिछले 17 साल से बिहार की सत्ता में है, उससे पहले भी चले जाइए जब लालू जी और थे, तो आप देखेंगे कि पिछले 28 सालों में जो बिहार का पर कैपिटा इनकम है वो कहीं ना कहीं ठीक वैसा ही है, वो ग्राफ जो है वो ठीक वैसा ही है जैसे आज से पहले 28 साल पहले था। तो ऐसे में जब आप प्रशांत किशोर की तमाम उन चीजों को देखेंगे, जो 3 मुख्य जो ध्येय लेकर के प्रशांत किशोर फिलहाल जिला जिला भ्रमण कर रहे हैं, पहला कि कैसे कृषि में सुधार हो, क्योंकि बिहार कृषि जो है कहीं ना कहीं व्यापक रूप से कृषि प्रधान राज्य है। फिर उसके साथ उसी कृषि का इस्तेमाल करके कैसे उसी जिला में नौकरियां दी जा सके, रोजगार की समस्या को कहीं ना कहीं टैकल किया जा सके। हम आपको बताते हैं कि एक वीडियो कल या परसों की उनकी आई थी, जिसमें वो कह रहे थे कि बिहार में जब हम अगर आते हैं तो सबसे पहले 10 से 12 हजार की रोजगार सभी लोगों को देंगे। जरा बताइए कि क्या अभी बिहार में 10 से 12 हजार का रोजगार करना पॉसिबल नहीं है? अभी प्रेजेंट की जो स्थितियां हैं, जैसे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हालांकि लघु उद्योग ही चल रहा है अभी बिहार में, दीर्घ उद्योग अभी तक नहीं आ पाया है, लेकिन क्या लघु उद्योग से 10 से 15 हजार का रोजगार कर पाना? रोजगार का मतलब समझते हैं, चाय बेचना भी रोजगार होता है, पकौड़ा तलना भी रोजगार होता है, पॉपकॉर्न बेचना भी रोजगार होता है, जितनी भी तमाम छोटा काम है जो ठेले से लेकर एक छोटा सा दुकान के गुमटी पर बैठा कर किया जाए, उसको भी रोजगार में अगर शामिल किया जाता है, तो क्या लगता है कि आप अभी बिहार की जनता अगर बिहार में चाह ले तो 10 से 12 हजार का रोजगार कोई नहीं कर सकता है अगर चाह ले इंसान? तो देखिए खुशबू जी, आपने ये जो बात कही उसमें आपने एक बात कहा कि बिहार में लघु उद्योग है, व्यापक रूप से उद्योग नहीं।
आप इस सवाल का जवाब दे सकती हैं कि क्यों बिहार में व्यापक रूप से उद्योग नहीं है या औद्योगिकरण जो है वो बिहार में नहीं हो पाया? देखिए, लगातार जिस हिसाब से हम देख रहे हैं 15 साल आरजेडी की सरकार रही थी, जब बीजेपी के साथ यहाँ पे सरकार नहीं थी, पूर्णतः लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। लगातार बीजेपी, नोटिस करिएगा कि जहां जहां बीजेपी से जुड़ी हुई सत्ता है वहां पे करोड़ों की फंडिंग की जाती है व्यवसाय के लिए, उद्योग लगाने के लिए। कोई भी राज्य आप उठाकर देख लीजिए, लेकिन जहां पे केंद्र सरकार से जुड़ी हुई सरकार नहीं है वहां पे उद्योग के लिए पैसे करोड़ों करोड़ों की फंडिंग नहीं किया जाता है। हाल ही में 56,000 करोड़ यूपी को जब दिया जा सकता है, तो जरा एक बात हमें बताइएगा, एक भारत सरकार का क्या दायित्व होता है? सभी राज्यों को समान दृष्टिकोण से देखना। एक केंद्र सरकार का जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय केंद्र की सत्ता में कौन था? मनमोहन सिंह की सरकार थी। देखिए, अगर आप बात कर ले जिस समय नरेंद्र मोदी अपने गुजरात तक सीमित थे, तब अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उस समय, याद करिए कि जब देश की स्थिति क्राइसिस में जाने वाली थी तो उन्होंने देश के सारे सोना को गिरवी रखा था और बदले में जो पैसा आया था वो पूरे भारत देश को लगाया था। पूरे भारत कहने का मतलब सभी राज्यों में खर्च करके यहाँ के जीडीपी को वो तीसरे नंबर पर ला दिए थे। लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 9 साल बाद भी आज भी हमारा जीडीपी के रेशियो में अगर आप देखेंगे तो आज भी हमारा भारत तीसरे नंबर पर ही है। तो क्या बदलाव किया नरेंद्र मोदी ने? और उस समय सभी राज्यों को पैसा दिया जाता था। तो आप एक बात बताइए, इधर की अगर हम बात कर ले तो बिहार में अगर आप कहेंगे कि उस समय बिहार को क्यों नहीं दिया गया, तो याद करिए 2000 से पहले बिहार झारखंड एक था और उस समय झारखंड में जो रोजगार है, जो कंपनियां, जो फैक्ट्रीज है, वो बिहार और झारखंड का माना जाता था, क्योंकि उस समय तो एक था हमारा राज्य। अगर हम बात जब भी करेंगे तो 2000 के बाद से करेंगे, जब से बिहार में टोटली कुछ नहीं है। तो 2000 से लेकर 5 तक अगर हम बात करेंगे तो आरजेडी रही, लेकिन 5 से लेकर अगर हम अभी तक की बात करेंगे तो अभी तक सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाला कौन है? बीजेपी से जुड़कर रहे नीतीश कुमार जी, और बीजेपी केंद्र में 2014 से आई थी, हालांकि 5 से नहीं थी। तो आप हमें बताइए कि बीजेपी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब तक मांगा जा रहा है, नहीं मिला। इनफैक्ट बिहार में रोजगार देने के लिए करोड़ों की फंडिंग बिहार को क्यों नहीं मिली, इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये बताइए। देखिए खुशबू जी, आपने बात की विशेष राज्य के दर्जे की बात की थी, जिस तरीके से जब आप जाकर के देखेंगे तो विशेष राज्य के दर्जे को जब दिया जाता है तो उसमें 3 मुख्य जो है कहीं ना कहीं बातें हैं। उन 3 मुख्य बातों में बिहार केवल एक बातों में खरा उतरता है, 2 बातों में खरा नहीं उतरता है। इसलिए क्योंकि उसमें जब आप देखेंगे तो उसके नियमावली में बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, ये बात हो सकती है कि भाजपा ने नियमावली को परिवर्तन किया जा सकता था क्योंकि उसकी सरकार है, लेकिन उस नियमावली को परिवर्तन नहीं किया गया कहीं ना कहीं। लेकिन आज बिहार जिस जगह पे है, कहीं ना कहीं गुजरात भी एक जमाने में ऐसा था जब केंद्र में सत्ता नहीं थी। फिर उसी के साथ साथ आपने बात की मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह ने व्यापक स्तर पर देश के लिए काम किया, उनकी एक भी फंडिंग जो है वो गुजरात को नहीं हुई है। आप जाकर के जब देखेंगी तो बिहार में सबसे बड़ी जो समस्या है खुशबू जी वो यही है कि यहाँ पर उद्योग लगने से पहले रंगदारी वसूल ली जाती है। ये समस्या है। आप 5 के दशकों में आप देखेंगे तो उस समय के दशकों में बिहार अग्रिम राज्यों में से एक होता था। ठीक है। अब आप बताइए आज के समय में बिहार देश के पिछड़े राज्यों में से आशीष एक पत्रकार हुए, उनके रिपोर्ट के हिसाब से बिहार बीमारू राज्य में आया। तो आप एक बात बताइए कि बिहार अचानक से 5 की दशकों में लीड करने वाला राज्य इतना पिछड़ा कैसे हो गया? सबसे पहले देखिए, पिछड़ा होने का सबसे बड़ा वजह है झारखंड का अलग होना। जब से जितने भी झारखंड में खनिज संपदा थे वो मैक्सिमम चीजें झारखंड में चली जाती है। दूसरा, हमारा बिहार जो है आज भी बाढ़ क्षेत्र है। 50% पार्ट जो हमारा बिहार का है वो पानी में डूबता है और 50% बिहार का जो पार्ट है वो सुखार है। यही सवाल है खुशबू जी की बाढ़। प्रशांत किशोर पे आते हैं, रुक जाइए, हम प्रशांत किशोर पे ही आते हैं क्योंकि अगर हम देश की राजनीति पे जाएंगे तो बहुत लंबा हमारा वक्त जाया होगा। हम प्रशांत किशोर पे आते हैं। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि बिहार में कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। प्रशांत किशोर जी का जितना भी स्टेटमेंट आप उठा के देख लीजिए, और सबसे ज्यादा वीडियो अगर आप प्रशांत किशोर का उठाएंगे तो वो लालू परिवार को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। वो कह रहे हैं कि लालू परिवार, वो जो 9वीं फेल है, वो क्या राज्य को चलाएगा। जरा एक बात हमें बताइएगा कि अगर पूरे मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि 2005 से लेकर 2023 तक आरजेडी मात्र 3 साल रही है सत्ते में।
2 साल 2015 से 17 के बीच, और 1 साल अभी रिसेंटली वाला 2022 में जो बना है वो। तो आप बताइए कि आरजेडी जिम्मेदार कैसे है बिहार को खराब करने में, क्योंकि मैंने पहले कहा कि 2005 के बाद 2000 की बात की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 2000 से पहले झारखंड हमारे साथ था, रोजगार बिहार में था, सारी चीजें बिहार में थी। जब से झारखंड अलग हुआ वो 2000 है, और 2000 के बाद अगर हम 5 साल छोड़ दें तो मैक्सिमम दिन, मैक्सिमम ईयर यहाँ पे राजनीति अगर किसी की हुई है तो बीजेपी के साथ देखिए खुशबू जी, सबसे पहले प्रशांत किशोर को जब आप देखेंगे, चूंकि आप प्रशांत किशोर को देखती होंगी तो आप इस चीज को देखते होंगे कि प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि जातिवाद से ऊपर उठ करके हमें वोट देना है। ये बात है। आप लालू प्रसाद यादव के व्याख्यानों को सुनिए, हमेशा कहते हैं कि जातिवाद जरूरी है। जातिवाद क्यों जरूरी है वो भी एक मिनट मैं आप पे आ रहा हूं। जब तक बिहार में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती है तब तक ना राज्य का विकास हो सकता है, और ऐसा हुआ भी है। आप पास्ट को उठा करके देखेंगे तो ऐसे ही होता है। कोई कहेगा कि हम इस नियम को लाएंगे, कोई कहता है कि नहीं हम इस नियम का विरोध करते हैं। केंद्र में भी हुआ था, जब मिली जुली सरकार थी तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक बार 13 दिन में, फिर 3 महीने में, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मेजोरिटी के साथ आए तो 5 साल टिके। तो ऐसे में बिहार की जातीय समीकरण को जब आप देखेंगे, यादव समाज, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज, और फिर उसी के साथ साथ जो अपर कास्ट ब्राह्मण बनिया का समाज है, तो ऐसे में जब इस डाइवर्सिटी के साथ बटेंगे तो फिर साफ सी बात है 3 पार्टियां हैं, तीनों ने डोरे डाल रखे हैं। एक यादव समाज मुस्लिम समाज का वोट ले रहा है, एक पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट ले रहा है नीतीश कुमार की जदयू, और भाजपा बनिया ब्राह्मण का वोट ले रही है। अब ऐसे में मेरा आपसे सवाल है कि इसको काटने के लिए एक विजन का होना जरूरी है। अब आपको प्रशांत किशोर इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। नहीं, अब आपको बताते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टी जाति विशेष पे काम कर रही है तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। अगर हम राजद आरजेडी पार्टी की बात कर ले तो आरजेडी पार्टी में मैक्सिमम विधायक जो है वो फॉरवर्ड से बिलोंग करते हैं। अगर हम भाजपा पार्टी की बात कर ले, बिहार की हम बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम विधायक और सांसद भी, विधायक ही नहीं सांसद भी अभी बिहार के हैं जो बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं, वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। अगर हम नीतीश कुमार की बात कर ले तो नीतीश कुमार की पार्टी में भी विधायक ऐसे हैं जो सभी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। तो अगर वाकई ऐसा सही होता, अगर आपकी बात है कि हाँ जाति में बटा होता तो जाति विशेष पे पार्टियां बटी होती, लेकिन अभी अगर हम वर्तमान की पार्टी की बात करें तो हम आपको नाम के साथ विश्लेषण करके बता सकते हैं, आपने ठीक आंकड़े दिए हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। और दूसरी बात, अभी सबसे ज्यादा ब्लेम लालू यादव पे लग रहा है जो बिहार में जातीय जनगणना की गई है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि लोगों को जाति में तोड़ने की साजिश की गई है, कोशिश की गई है। लेकिन असल में ये बात 100% गलत है, क्योंकि जाति जनगणना कराने का मुख्य उद्देश्य ये था कि किस जाति के कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं और किस जाति के कितने प्रतिशत लोगों को सुविधा देने की आवश्यकता है। अन्यथा आर्थिक आय पे बात नहीं की जाती, आर्थिक डाटा, आर्थिक बजट नहीं पेश किया जाता। जी, आपकी बातें ठीक है जातीय जनगणना को लेकर के, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप 3 राज्य के जो चुनाव हुए, 4 राज्यों में जो चुनाव हुए, मणिपुर में, फिर उसी नहीं तेलंगाना में, जो 5 राज्यों में, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें 3 राज्यों में जो कांग्रेस का कहीं ना कहीं ध्येय था कि हम सबसे पहले आते ही जातीय जनगणना कराएंगे। आप बताइए कि कांग्रेस की क्या हस्र हुई है चुनाव में? कांग्रेस को साफ साफ हार देखने को मिला। छत्तीसगढ़ अनएक्सपेक्टेड था, तमाम राजनीतिक विश्लेषक साफ कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो समझ ही नहीं आया कि किस तरीके से भाजपा ने लोगों के ऊपर हावी हो गए, लोगों के ऊपर अपनी बात को बता पाने में कहीं ना कहीं सक्षम हुए। तो जातीय जनगणना की जो बातें हैं खुशबू जी, ये जब आप देखेंगे ना, आप लोगों से बात करेंगे तो लोग खुद इससे अब ऊपर उठना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि छत्तीसगढ़ की बात, 2 रीजन हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अगर आप हमसे बात करेंगे तो। सबसे पहली बात कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले बिहार के कई ऐसे रिपोर्टर हैं जिन्होंने कहा कि वहां पे जनता, आम जनता कह रही है कि हमें कांग्रेस को लाना है, राहुल गांधी की पार्टी आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी आ गई। याद करिए बिहार की वो 2020 की राजनीति, जब वो पूरा लहर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का था, जब लालू यादव के नाम से खुद को हटाकर अपने दम पे तेजस्वी यादव ने आरजेडी पार्टी की नींव रखी थी और खुद की लड़ाई लड़ी थी। बिहार में आरजेडी की लहर भी थी और बिहार में आरजेडी की जीत भी हुई थी, लेकिन उसको हार में कन्वर्ट करने वाला यही बीजेपी है, जिसकी सच्चाई का प्रमाण हमारे पास है। 5 से 7 विधायक का जीत घोषित करने के बाद सर्टिफिकेट बीजेपी के विधायकों को दे दिया जाता है। ये प्रमाण करता है बिहार में कि किस प्रकार से चुनाव को पलटा गया। पहला तो मतलब आपको लगता है कि ये ईवीएम में गलती की गई है? आप सोचिए ना, आपको लगता है क्या? सोचिए ना कि जब मेरा आपसे पूछना, नहीं, मेरा आपसे कहना
जाए, कर्नाटका में चुनाव हुए, तेलंगाना में चुनाव हुए हैं, दोनों जगह भाजपा हारी है। अगर करना ही था परिवर्तन तो वहां भी कर देते हैं। एक बात बताइए, कांग्रेस भी ईवीएम का ये कह रही है कि नहीं ईवीएम रहने दो। अगर कांग्रेस चाहती कि हम ईवीएम से खेला कर सकते हैं तो कांग्रेस भी कहती कि नहीं ईवीएम से ही है, वो उसको दिक्कत नहीं होता उस बात से। लेकिन जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, ईवीएम से सबको प्रॉब्लम है। ईवीएम का इन्वेंशन करने वाला जापान ईवीएम को बैन कर चुका है, ईवीएम का इन्वेंशन करने वाला दूसरा अमेरिका ईवीएम को बैन कर चुका है, हमसे आगे देश रूस ईवीएम को बैन कर चुका है, हमसे आगे कई तमाम ऐसे विकसित कंट्री जो ईवीएम को बैन कर चुका है। भारत में ईवीएम को बैन करने में मोदी जी को इतनी आपत्ति क्यों है? अगर जनता कह रही है कि हम ईवीएम से वोट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ बीजेपी पार्टी को छोड़कर जितनी भी विपक्ष पार्टियां के लोग हैं या फिर आम जनता की हम बात कर ले, वो ईवीएम से अब वोट नहीं करना चाहती है। क्योंकि बिहार में याद करिए जब लेटर बॉक्स आया था बाहर से बंद होके, जिसमें जो यहाँ के बाहर रहते थे, जो सरकारी जो काम करते हैं, जो व्यक्ति, जो पदाधिकारी वगैरह, उनका भी काउंटिंग नहीं किया गया था, जिसको लेकर बहुत बवाल भी छिड़ा था। तो आप अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात कर रही है तो जब ग्राउंड ओपिनियन, जब जनता खुद कह रही है कि हमें कांग्रेस की सरकार चाहिए और वहां पे अचानक से पता चलता है कि बीजेपी जीत जाती है, इसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं? और दूसरी बात, नहीं, हाँ। देखिए खुशबू जी, ये बातें आपकी सरासर गलत हैं। इसको एक पत्रकार कभी भी साफ साफ नहीं कह सकता, क्योंकि ईवीएम सिस्टम जो है वो भाजपा के लिए भी वही है, ईवीएम सिस्टम कांग्रेस के लिए भी वही है। वैसा हो गया? बिहार में ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये सब बातें हैं जो कि बनाई जाती हैं। चुनाव हार जाने के बाद तमाम राजनीतिक दल अपना बच बचाव करते हैं। बातें नहीं है, इसका प्रमाण है हमारे पास। हमारे कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र में, इनफैक्ट हम जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, हमारे आंखों के सामने हम 12 बजे रात तक जग के काउंटिंग देखे थे। सेव छाप था ये रामदेव राय के बेटे का, जो निर्दलीय लड़े थे, वो जीत चुके थे, उनको विनर लिख दिया था, उसका स्क्रीनशॉट भी हमने रख रखा है। विनर लिखने के बाद पता चलता है 5 मिनट बाद सर्टिफिकेट सुरेंद्र मेहता जो कि बीजेपी से थे उनको दे दिया जाता। और सिर्फ ये बछवाड़ा में नहीं हुआ था, टोटल 5 से 7 जगहों पे ऐसा हुआ था। खुशबू जी, जब आपके पास तथ्य है, प्रमाण है, माननीय न्यायालय है, आप वहां दरवाजा खटखटाइए, आपकी बातों को जरूर सुना जाएगा। हम बात कर रहे थे प्रशांत किशोर पे, हम अपने मुद्दों से भटक गए, लेकिन फिर से मैं आना चाहूंगा। प्रशांत किशोर जिस तरीके से एक विजन लेकर के चल रहे हैं, मैंने इंट्रो में भी कहा था कि किसी एक नेता ने 5 महीने में भी पूरे देश में यात्रा कर लिया, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी हैं। और एक दूसरे व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर, जो कि अभी तक भी आधा बिहार वो भ्रमण नहीं किए हैं, कहीं ना कहीं वो भ्रमण कर ही रहे। अब आइए आते हैं प्रशांत किशोर की जो बात कर रहे हैं। जो इंसान सिर्फ पैसों के लिए किसी भी पार्टी को किसी राज्य में जिता सकता है बिना ये सोचे कि वो पार्टी उस राज्य के लिए सही है या गलत है। हम छोड़ दीजिए, हम बिहार ही की बात कर लेते हैं। 2015 में भी वो रहे हैं राजनीतिक सलाहकार, 2020 में भी वो रहे हैं राजनीतिक सलाहकार। जब उनको ये चीज समझ में आ गया था कि बिहार के लिए न आरजेडी सही है, न बिहार के लिए जेडीयू सही है, न बिहार के, जब बीजेपी जिस प्रकार से भारत में अब बदल रही है वो भी सही नहीं है, तो उन्होंने 2020 में उनको क्यों बिहार में स्थापित करने में योगदान दिया और वो उसके राजनीतिक सलाहकार क्यों बने, ये बताइए। असल में वो इंसान पैसों के लिए काम करते थे, वो इंसान अपनी संपत्ति बनाने के लिए, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हमारे इस फैसले से हजारों और लाखों जनता का क्या हाल होगा। तो जो इंसान पैसों के लिए ये हरकत कर सकता है, वो इंसान अगर कल को सत्ता में आता है तो क्या लगता है वो पैसों के लिए जनता तक को नहीं बेच देगा? देखिए, प्रशांत किशोर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो किसी को सत्ता में ला सकता है, जनता को ही वोट देना है। प्रशांत किशोर एक वो व्यक्ति है जो जनता की आने वाली चीजें या जनता के मुद्दों के नब्ज को पकड़ना जानता है। प्रशांत किशोर कभी नहीं कहते कि प्रशांत किशोर ही इस पार्टी को जितवा सकते हैं। वो जो क्षमता है वो लोगों के हाथ में ही है, और कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए प्रशांत किशोर जो है वो उन मुद्दों पर राजनीति को बनाते हैं। हालांकि बिहार की बात करें तो बिहार में 243 विधानसभा सीटें, 38 जिले, और प्रशांत किशोर की कहीं ना कहीं एक अपनी जिद बिहार को सुधारने की। अब देखना होगा कि आखिरकार जन सुराज अपने मुहिम में कितना सफल हो पाती है। आपको बताते चलें कि भितियरवा आश्रम से प्रशांत किशोर की जो यात्रा शुरू हुई, वहां पर उन्होंने कस्तूरबा माध्यमिक विद्यालय को गोद भी लिया है। बच्चे बच्चियों को पढ़ाने की उन्होंने जो वहां पे तमाम कोशिश है उसको लगातार जारी रखी है। अब देखना होगा कि आखिरकार किस विजन डॉक्यूमेंट्री के साथ प्रशांत किशोर राजनीति में एंट्री लेते हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।